फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस कर रहे थे और इसको मैंने आपको दो पार्ट्स में पढ़ाया है। जो क्लास वन थी, जो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारत का पौराणिक समय था, जो मध्यकालीन भारत था और जो ब्रिटिश भारत था, इन तीन समय में किस तरह से भारत में भूगोल का विकास हुआ। यानी कि वेद उपनिषद का जो समय था, फिर जो मध्यकालीन भारत था और फिर जो ब्रिटिश सरकार भारत में आई, इन तीनों समय में किस तरह से भूगोल की नींव रखी गई और किस तरह से भूगोल का विकास हुआ। अब आज देखिए, हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई, जब भारत आज़ाद हो गया 1947 के बाद से और अभी तक यानी वर्तमान तक भूगोल का किस तरह से विकास हुआ है भारत में। अच्छा देखिए, जो आधुनिक भारत में भूगोल का विकास हुआ है, इसको हम लोग चार चरणों में देखेंगे। ये जो चरण डिवाइड किए गए हैं, ये राणा के द्वारा डिवाइड किए गए हैं। यानी कि भूगोल की जो भारत में प्रगति हुई, इसको चार पार्ट्स में राणा ने डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट हैं? प्रारंभिक चरण जो 1950 से पहले का है, फिर सूचनात्मक चरण जो 1950 का है, पुष्टिकरण चरण जो 1960 का है यानी कि 1960 वाले दशक का, और सुधारात्मक चरण जो 1971 से प्रारंभ हुआ। तो इन चार चरणों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक चरण की। देखिए, प्रारंभिक चरण में जो भारत में भूगोल वेता थे, यानी कि भारत के जो जोग्राफर थे स्टार्टिंग टाइम में, वो बेसिकली ज्योग्राफी की एजुकेशन लेके नहीं आए थे, बल्कि वो अलग अलग अन्य सब्जेक्ट को पढ़ के आए थे। जैसे कि कोई एस्ट्रोनॉमी को पढ़ के आया और उसके बाद वो जोग्राफर बन गया, कोई जियोलॉजी को पढ़ के आया और उसके बाद वो जोग्राफर बन गया। यानी कि शुरुआती समय में भारत के जो जोग्राफर्स थे, वो अन्य सब्जेक्ट की शिक्षा लेकर आए और बाद में जोग्राफर बन गए। तो इसमें से मुख्य कौन कौन से लोग हैं? जैसे एच.एल. छिब्बर हो गए, एस.पी. चटर्जी हो गए, आर.एन. दुबे हो गए, एम.बी. पीठावाला, जी कुरियन, के.एस. अहमद हो गए, एस.एम. अली हो गए, बोस हो गए, सी.डी. देश पांडे हो गए। ये सारे वो लोग हैं जो भारत के प्रमुख जोग्राफर्स हैं। इनके व्यापक अनुसंधान ने भूगोल की विभिन्न शाखाओं को कवर किया, लेकिन इन सबकी कार्यप्रणाली समान थी: पृथ्वी की सतह पर व्याप्त विषमता और असमानता का वर्णन। तो देखिए, ये जितने भी जोग्राफर्स हैं, इन सभी ने भूगोल की अलग अलग शाखाओं में काम किया। किसी ने रीजनल ज्योग्राफी में काम किया, किसी ने अर्बन ज्योग्राफी में काम किया। तो जितने भी हमारे जोग्राफर हैं, इन्होंने भूगोल की अलग अलग शाखाओं में योगदान दिया। लेकिन ये शुरुआती समय के जितने भी जोग्राफर थे, इनका काम करने का वही तरीका था, आइडियोग्राफिक, यानी कि जो वर्णनात्मक तरीका होता है, जो आइडियोग्राफिक तरीका है, वही तरीका शुरुआती भारतीय जोग्राफर्स ने अपनाया था। तो ये आइडियोग्राफिक तरीके में ये लोग क्या करते थे कि पृथ्वी की सतह पर जो व्याप्त विषमताएं हैं, यानी कि अलग अलग स्थानों में जो अलग अलग असमानताएं हैं, जो अलग अलग अंतर हैं, उसका वर्णन ये जोग्राफर्स करते थे। औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित भौगोलिक संघों और समाजों ने भौगोलिक ज्ञान के प्रसार। अब देखिए, उस समय पे भारत में बहुत सारे अलग अलग संघ, बहुत सारे अलग अलग भौगोलिक अनुसंधान से संबंधित समाजों का निर्माण हुआ था, जिन्होंने भारत में भूगोल विषय के विकास में योगदान दिया। तो जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी जर्नल मद्रास है, ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया कलकत्ता है, ज्योग्राफर अलीगढ़ है। तो ये सारी बहुत सारी पत्रिकाएं सामने आई, जिसकी वजह से भारत में भूगोल का विकास हुआ। अब देखिए, बात करते हैं सूचनात्मक चरण की, जो 1950 का दशक है। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि भूगोल जो विषय है, एक राष्ट्रीय आधार इसको मिला। यानी कि पूरे देश में भूगोल विषय जो है आगे बढ़ा। लेकिन भूगोल के जो अध्ययन का तरीका था, वो वही रहा जो ब्रिटिश कालीन तरीका था। अब देखिए, इसके आगे जो बातें हैं वो याद रखने वाली हैं, तो मैं इनको पढ़ूंगा और आप इनको ध्यान से सुनते जाइए। तो जो सूचनात्मक चरण है 1950 का दशक, इस चरण में मशाल वाहक कौन कौन थे? OH के स्पेट और DL स्टाम्प। तो ये प्रमुख हमारे जोग्राफर्स थे इस समय के। स्पेट के इंडिया एंड पाकिस्तान का जो अविस्मरणीय कार्य है, इसकी वजह से भूगोल का अनुशासन यानी भूगोल जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। तो क्या स्पेट ने क्या अपना वर्क सामने रखा? इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसकी वजह से भूगोल को और ज़्यादा मजबूती मिली।
इसके अलावा RL सिंह के बनारस एंड अर्बन ज्योग्राफी काम ने शहरी भूगोल को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने जो अर्बन ज्योग्राफी बनारस की अर्बन ज्योग्राफी पे जो RL सिंह ने काम किया, उससे भी शहरी भूगोल आगे बढ़ा। इस चरण में 1956 एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस समय कई लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था। द नेशनल एटलस एंड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1956 में SP चटर्जी के नेतृत्व में हुई। राष्ट्रीय एटलस संगठन भी स्थापित किया गया, जिसने विश्वविद्यालय में भौगोलिक शिक्षण और अनुसंधान के विकास को गति दी। तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय एटलस संगठन स्थापित किया गया, इससे क्या हुआ, अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर भौगोलिक शिक्षण, भौगोलिक अनुसंधान को गति मिली। भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, यानी कि अगर हम लोग उस दिन की बात करें जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत में 4 विश्वविद्यालय थे जहां भूगोल की स्नातकोत्तर, यानी कि जिसे हम लोग MA कहते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री देने वाले भूगोल में केवल 4 विश्वविद्यालय थे। अलीगढ़, कलकत्ता, इलाहाबाद और बनारस। ये कब की बात कर रहे हैं, आज़ादी से पहले की। 1950 तक 4 और विद्यालय खुल गए जो MA की डिग्री देते थे, जिसमें आगरा, पंजाब, मद्रास और पटना के विश्वविद्यालय थे। तो इससे क्या हुआ कि अगले 30 वर्षों में जो ज्योग्राफी है भारत में बहुत ज़्यादा विकसित हो सका, क्योंकि लगातार नए नए जो विश्वविद्यालय हैं वो खुलते गए। इसके बाद आता है पुष्टिकरण चरण, जो 1960 का दशक है। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रोफेसर SP चटर्जी की अध्यक्षता में 1968 में नई दिल्ली में आयोजित 21वीं अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस थी। तो इस समय क्या हुआ, 21वीं अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस जो है, इसका एक सम्मेलन किया गया नई दिल्ली में 1968 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रोफेसर SP चटर्जी ने। इसके अलावा 36 विश्वविद्यालय इस समय तक, यानी 1960 का जो दशक है आते आते 36 विश्वविद्यालय भारत में ऐसे हो चुके थे जो ज्योग्राफी में MA की डिग्री देते थे। यानी कि MA की डिग्री देने वाले जो ज्योग्राफी के यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ गई थी। समाज और संघों की संख्या में भी वृद्धि हुई, यानी ज्योग्राफिकल सोसाइटीज, ज्योग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी बड़ी संख्या में सामने आई। और इसके साथ ही जो अकादमिक पत्रिकाएं हैं वो भी सामने आई। तो अलग अलग तरह की आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी से जुड़ी हुई जो पत्रिकाएं हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगी। जैसे ट्रांजैक्शंस ऑफ द इंडियन ज्योग्राफर पटना से निकलती थी, डेक्कन ज्योग्राफर इन सिकंदराबाद सामने आई, ज्योग्राफिकल आउटलुक रांची की, इंडियन जर्नल ऑफ ज्योग्राफी जोधपुर की। तो इस तरह से कई सारी पत्रिकाएं जो हैं, जर्नल्स जो हैं, वो सामने आए। भूगोल की कई शाखाएं भी इस समय सामने आई 1960 के दशक में, जैसे आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। ये प्रदेशीकरण होगा, इसको मैं आपका सही कर दूंगा PDF में। प्रदेशीकरण और प्रादेशिक योजना, कार्टोग्राफी, भौगोलिक विचार, ऐतिहासिक भूगोल। तो इस तरह से कई सारी भूगोल की शाखाएं भी सामने आई। अगर मैं 1960 के दशक को समअप करूं, तो इस समय एक बड़ी घटना हुई, 21वीं अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस की बैठक, जिसकी अध्यक्षता SP चटर्जी ने की। इसके साथ साथ 36 नए विश्वविद्यालय खुल गए जो MA की डिग्री भूगोल में देते थे। और इसके अलावा कई सारी पत्रिकाएं हैं, जर्नल्स हैं, वो सामने आए जिनके नाम हम लोगों ने देखे। और इसके अलावा भूगोल में आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, इस तरह की कई सारी अलग अलग शाखाएं भी सामने आई। अब देखिए, अंतिम रूप से बात करेंगे सुधारात्मक चरण की, जो 1971 से शुरू होता है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भारत में भूगोल विषय के अध्ययन के जो तरीके थे उनमें बदलाव किए गए, उनको और ज़्यादा परिष्कृत किया गया। तो इस चरण में जो भारत में भूगोल के विभाग हैं, उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 48 तक हो गई 1972 में। अब देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट को कौन लाया था 1972 में? भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। तो हमारा जो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, ये 1972 में एक रिपोर्ट लेकर आता है। अब रिपोर्ट है तो इसका कुछ नाम भी होगा। नाम क्या था? सर्वे ऑफ रिसर्च इन ज्योग्राफी। तो सर्वे ऑफ रिसर्च इन ज्योग्राफी रिपोर्ट लेकर आया हमारा ICSSR, और इसने जो है भूगोल की 8 शाखाओं की बात की जिनका भारत में विकास हुआ था। कौन कौन सी 8 शाखाएं थीं?
इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड प्लानिंग, ह्यूमन ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, मैथोडोलॉजिकल रिव्यू एंड रिसर्च मेथड। तो इन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये 8 शाखाएं जो हैं इनका भारत में अच्छा खासा विकास हुआ है। इस रिपोर्ट ने भारतीय भूगोल की मुख्य विशेषताओं की पहचान की, यानी कि भारतीय भूगोल में क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी पहचान इस रिपोर्ट में की गई। इसमें कहा गया, इसमें पहला पॉइंट आया, योजना और विकास की समस्याओं के संबंध में चिंता। यानी कि भारत में जो योजनाएं हैं, जो विकास है, उससे जुड़ी हुई समस्याओं के संबंध में चिंता जताई गई, उसके ऊपर बातचीत हुई। अन्य सह विषयों के साथ अंतर संबंधों की जांच हुई, यानी कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ किस तरह से संबंध है इसकी जांच हुई। भूगोल में मात्रात्मक विधियों को अपनाने की बात हुई, यानी कि जो आपके मॉडल वगैरह हैं इनको भूगोल में यूज किया जाए, इसकी बात हुई। हम लोगों ने क्या देखा, पिछले चरण तक भारत का जो भूगोल है वो वर्णनात्मक स्वरूप का था, तो इसमें चेंज लाने की बात हुई, इसमें मॉडल वगैरह का यूज किया जाए, इसकी बात हुई। ये कहा गया कि भूगोल में जनरलाइजेशन का अभाव है। जनरलाइजेशन का अभाव मतलब है कि भूगोल में कुछ सामान्य सिद्धांत वगैरह नहीं है, जैसे कि प्रवास का गुरुत्व नियम। तो ये क्या है, एक सामान्यीकरण है, एक सामान्य सिद्धांत है जिससे प्रवास को समझा जा सकता है। तो इस तरह के सिद्धांतों का अभाव है, इस चीज को भी इस रिपोर्ट ने सामने रखा। भारतीय भौगोलिक अध्ययन पर पश्चिमी मॉडल का अनुप्रयोग, एक चिंता यह भी जताई गई कि जो भारत में भौगोलिक अध्ययन है वो पश्चिमी मॉडल के आधार पर किए जाते हैं, जबकि जो पश्चिम के मॉडल हैं वो भारतीय भूगोल पर अप्लाई पूरी तरह से नहीं हो सकते। तो भारत के लिए भारतीय मॉडल होना चाहिए, इस बात को भी उठाया गया। इस तरह के सर्वेक्षण इसके बाद 3 बार और किए गए और 1999 में चौथे सर्वेक्षण ने कुछ अन्य प्रवृत्तियों की पहचान की। तो अभी हम लोगों ने जिस तरह का सर्वेक्षण किया, इस तरह के सर्वेक्षण 3 बार उसके बाद और किए गए। और जो चौथा सर्वेक्षण था 1999 का, 1999 का, इसमें कुछ और प्रवृत्तियों की पहचान की गई। और ये जो प्रवृत्तियां हैं ये क्या दिखाती हैं कि भारतीय भूगोल में 1999 आते आते कैसे परिवर्तन आया था। पहली चीज बताई गई 1999 की रिपोर्ट में कि भारत में परमाणुकरण की स्वीकृति हुई है, यानी कि अब हमारे यहाँ पे जो डेटा वगैरह है उसका इस्तेमाल होने लगा है, मॉडल वगैरह बनने लगे हैं। अवलोकन और डेटा प्रबंधन से संबंधित विधियों का विकास हुआ है, यानी कि हमारे यहाँ जो कह लीजिए अनुभविक मेथड्स होते हैं, अवलोकन के आधार पे जो मेथड्स होते हैं उनका विकास हुआ है। डेटा को अब बेटर तरीके से हम लोग एनालाइज करने के योग्य बन गए हैं, यानी सांख्यिकी विधियों वगैरह का विकास हुआ है, डेटा प्रबंधन का विकास हुआ है। सामाजिक प्रक्रियाओं का महत्व बढ़ा है, सामाजिक सांस्कृतिक घटना के साथ डेटा का एकीकरण किया गया है। यानी भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक घटनाएं थीं उनके उनको जो है डेटा के आधार पर समझने की कोशिश हुई। यानी जो अलग डेटा का मतलब हो गया, जो हमारे पास अलग अलग जानकारियां रहती हैं आंकड़ों के रूप में, तो उन आंकड़ों को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के साथ मिलाकर देखा गया। और समग्र विज्ञान विकास के लिए अनुसंधान के निहितार्थ, यानी अगर हम एक कंप्लीट डेवलपमेंट चाहते हैं, 360 डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए रिसर्च कितनी जरूरी है ये चीज भी समझ में आई। तो अगर हम लोग टोटल शिफ्ट देखें तो टोटल शिफ्ट यही आया कि जो पहली रिपोर्ट आई थी उस समय पे कहा गया था कि भारत में मॉडल वगैरह का भी ज्योग्राफी में यूज होना चाहिए, और ये जो मॉडल है ये भारतीय सभ्यता के आधार पे हो, भारत के भूगोल के आधार पे हो। तो ये जो बातें कही गई थी पहले सर्वे में, चौथे सर्वे आते आते या कह लीजिए चौथे सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते आते ये देखा गया कि इन चीजों को काफी मात्रा में भारतीय भूगोल पे लागू भी किया गया। यानी कि पहले सर्वेक्षण की जो सुझाव थे उसको भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने स्वीकार किया। इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीय भूगोल बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि यह एंग्लो अमेरिकन भूगोल पर निर्भर होने के बजाय द्वैतवाद और द्विभाजन के बोझ के बिना अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहा है। तो देखिए, भारतीय भूगोल जो है वो एंग्लो अमेरिकन भूगोल पर निर्भर नहीं है। हमारे यहाँ भूगोल में द्वैतवाद, द्विविभाजन यानी कि डिक्टमी है, डुअलिज्म है, इन चीज़ों से हमारा भूगोल दूर है और बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में हमारा भूगोल आगे बढ़ रहा है।
इसका श्रेय पहली पीढ़ी के नेतृत्व को जाता है, यानी कि हमारी पहली पीढ़ी का जो ज्योग्राफी का नेतृत्व है उसकी वजह से हमारा भूगोल इतना आगे बढ़ पाया। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें से एक दो नाम को आप याद कर सकते हैं जिन्होंने बेसिकली भारत के भूगोल के विकास में योगदान दिया। 2000 तक 50 समाज और संघ थे, यानी ज्योग्राफी से जुड़े हुई 50 सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन थी 2000 तक, और ये पूरे देश में भौगोलिक अध्ययन और अनुसंधान के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने आपको टेबल दे रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत की जो अलग अलग ज्योग्राफी की शाखाएं हैं उसमें कौन कौन से विद्वान अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनमें से एक दो तीन नाम आप याद कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो भारत में भूगोल का विकास हुआ प्राचीन काल, मध्यकाल, उसके बाद ब्रिटिश भारत और आधुनिक भारत, इन सभी चरणों को पिछली 2 क्लासेस में कंप्लीट किया है।